वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोग की जो बोर्ड की प्रिपरेशन है वो भी चल रही होगी। आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से सब कुछ चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे। एंड एक चीज़ और, आपको ना बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम तो आते जाते रहेंगे लाइफ में। बिल्कुल चिल होके पढ़िए और आप लोग बहुत अच्छा करके आएंगे। बस अपने ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है? तो इसी एक मोटिवेशन के साथ हम लोग आज का जो टॉपिक है आरएनए वर्ल्ड वो हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है? फ्रॉम फॉरगोइंग डिस्कशन, अब जो इससे पहले जो भी हमने डिस्कशन वगैरह किया, अब जो एक इमीडिएट क्वेश्चन प्रकट हो रहा है वो ये है कि विच इज़ द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा था। इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे केमिकल इवोल्यूशन में, लेकिन यहाँ पे कुछ हमें थोड़े से पॉइंट और फैक्ट्स को हाईलाइट करना है। आरएनए वॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, इसको याद रखिएगा क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। देर इज़ नाउ इनफ एविडेंस, अभी हमारे पास बहुत सारे एविडेंस हैं जो सजेस्ट करते हैं कि जो भी प्रोसेसेस ज़रूरी जो प्रोसेसेस थे ना, जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, ये सब आपके किसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं? आरएनए के इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है? इनको हम बहुत ब्रीफली मतलब बहुत अच्छे से इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। आरएनए जो है यूज टू एक्ट एज वो जेनेटिक मटेरियल था और कैटलिस्ट की तरह भी काम करता था। देर आर सम इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस जो लिविंग सिस्टम में होती है, जो आरएनए कैटलिस्ट के द्वारा की जाती है, ना कि प्रोटीन एंजाइम्स के द्वारा। बट आरएनए कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट होते हुए भी वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और बहुत अनस्टेबल है, जो चीज़ हमने देखी थी। इसीलिए डीएनए जो है वो आपका किससे इवॉल्व हुआ है? आरएनए से। कुछ उसमें केमिकल मॉडिफिकेशन हुई जिससे वो और ज़्यादा स्टेबल बना, ठीक है? तो डीएनए आपका डबल स्ट्रैंडेड है और उसमें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं जो क्या करते हैं? चेंज को रेजिस्ट करते हैं। रेजिस्ट करना मतलब एक तरीके से उसके अगेंस्ट खड़े होना, या उसको ना चेंज को एक्सेप्ट ना करना, उसको चेंज होने ही ना देना, ठीक है? रेजिस्ट करना बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर। उसमें डीएनए में आपका रिपेयर का प्रोसेस होता है। अब आप ध्यान से अगर इसको देखेंगे तो ये वॉटसन क्रिक का मॉडल है, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है? अभी इसको हम देखेंगे। अब आते हैं रेप्लिकेशन क्या होता है। वाइल प्रपोजिंग द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर डीएनए, जो वॉटसन और क्रिक हैं उन्होंने इमीडिएटली, मतलब जब वो प्रपोज कर रहे थे ना हेलिकल स्ट्रक्चर 1953 में, हमने देखा है उन्होंने मॉडल प्रपोज किया था, है ना? एग्जैक्ट 1953 था या कुछ और, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है? तो इसमें वॉटसन और क्रिक हैं, उन्होंने इमीडिएटली एक स्कीम प्रपोज कर दी थी जो कि आपके डीएनए के रेप्लिकेशन से रिलेटेड थी। और यहाँ पे ना उनका ओरिजिनल स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो एग्जैक्ट उन्होंने बोला था कि इट हैज़ नॉट एक्सकेप्ड आवर नोटिस, मतलब हमारे ध्यान से ये चीज़ नहीं निकली है कि जो स्पेसिफिक पेयरिंग होती है जो हमने पॉस्टुलेट की है, उसने हमें इमीडिएटली ये सजेस्ट किया पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म फॉर द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है? अब जो ये स्कीम है वो ये सजेस्ट करती है कि जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं वुड सेपरेट, वो अलग हो सकते हैं और टेम्पलेट की तरह काम कर सकते हैं एक नए स्ट्रैंड को बनाने के लिए, ठीक है? और जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाए तो हर डीएनए मॉलिक्यूल जो है उसमें एक तो पेरेंटल होगा और एक नया बना हुआ स्ट्रैंड होगा, और इसी स्कीम को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी मतलब क्या होता है? आधा, है ना? मतलब आधा कंजर्व है पेरेंट का और आधा नया बन रहा है। अब आप ध्यान से ना इस फोटो को देखिए, ठीक है? मतलब इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, इसमें ये आपका स्ट्रैंड है, ठीक है? ये आपका एक स्ट्रैंड, ये एक स्ट्रैंड, ये ऐसे करके दो स्ट्रैंड है ना? अब इसमें आप ध्यान से देखिए दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम कर रहे हैं। टेम्पलेट आप ऐसे मान लो कि इसी के, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसी से फिर दूसरी कॉपी या उसके अल्टरनेट बनेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखिए ये वाला पेरेंट का स्ट्रैंड, ये वाला न्यूली सिंथेसाइज्ड, ऐसे ही ये वाला पेरेंट, ये वाला न्यूली सिंथेसाइज्ड। तो ये जो है इसे हम क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है? अब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पे आ जाते हैं। इट इज़ नाउ प्रूवन दैट कि जो डीएनए है वो आपका कैसे रेप्लिकेट करता है? सेमी कंजर्वेटिवली। और इट वॉज शोन फर्स्ट इन, पहले ये हमें किस में देखा है हमने? एस्टरिची कॉली में, एस्टरिचिया कॉली। और सब्सिक्वेंटली फिर उसके बाद जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें आपका प्लांट्स भी आते हैं, और आपके हायर ऑर्गेनिज्म में फिर आपके प्लांट्स और ह्यूमन सेल्स आते हैं। अब हम थोड़ा सा ना एक एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं। मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल, आप देख लेना नाम इनका। इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है 1958 में,
ठीक है। इन्होंने क्या किया है बेसिकली, देखो इन्होंने ई कोलाई को ग्रू दे ग्रू एस्टरीची कॉली इन अ मीडियम, एक ऐसे मीडियम में ग्रो करवाया जिसमें आपका क्या है NH4Cl, ठीक है। जो आपका इन्होंने क्या किया है ना, N15 जो है वो आपका हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का, मतलब नॉर्मली हम देखते हैं कि 14 होता है N का, ठीक है। लेकिन जो हैवियर वाला है वो आपका N15 जो है वो आपका हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का ही, ठीक है। नाइट्रोजन का ही हैवी आइसोटोप लिया है इन्होंने, और उसमें इन्होंने क्या किसको ग्रो करवाया है, एस्टरीची कॉली को, ठीक है, एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मैनी जनरेशन। और परिणाम क्या मिलता है कि जो ये N15 था वो आपका जो नए अभी डीएनए बन रहे थे उसमें वो इनकॉर्पोरेट है, उसमें वो मिल रहा है। दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल, हम इस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल को नॉर्मल वाले से कैसे अलग कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड होता है जिसमें कि बेसिकली एक वो मशीन जैसे होता है, उसमें ट्यूब्स ऐसे लगा के फिर गोल गोल वो घूमती है, ठीक है। इन अ कैल्शियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, मतलब जो हैवी रहेगा वो आपका जो हैवी है वो नीचे रहेगा, जो लाइट है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो ये N15 वाला है ना, ये आपका रेडियो आइसोटोप नहीं है, और इसको हम सेपरेट कर सकते हैं N14 से सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी के बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने उन सेल को एक नॉर्मल वाले मीडियम में डाल दिया जिसमें आपका NH4Cl होगा लेकिन 14th वाला आइसोटोप है। एंड उन्होंने फिर टाइम पे सैंपल्स लिए जब वो सेल मल्टीप्लाई कर रहे थे, और उन्होंने फिर देखा, उसको ऑब्जर्व किया, और बाकी इन्होंने, अब आप एक बार ना यहाँ पे इनके रिजल्ट देखिए। ये वाला एक्सपेरिमेंट है थोड़ा सा बेकार, बट इसमें देखिए ये इन्होंने क्या किया है, ये आपका N15 वाला है। 20 मिनट बाद जब इसे इन्होंने वो किया, मीडियम चेंज किया, तो अब आप इसमें आपको पता कैसे चलेगा, हैवी वाला है ये हाइब्रिड है, इसमें N14 N15 दोनों हैं, और इसमें आपको दोनों बैंड दिख रहे हैं, लाइट और हाइब्रिड। ये जो है ये रिजल्ट, ये बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन के रिजल्ट हैं कि कौन सा लाइट कौन सा हैवी है। तो मतलब वो ये देखना चाहते थे कि अगर हम मीडियम को चेंज करते हैं तो सेल में भी वो जो चेंज हमने वो किया है N15 वाला जो है वो इनकॉर्पोरेट होगा या नहीं होगा डीएनए में। तो अब हमें पता चलता है कि कुछ तो हो रहा है जिसकी वजह से ये आपका हो रहा है। तो डीएनए को दैट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर 1 जनरेशन आफ्टर ट्रांसफर फ्रॉम, फिर इन्होंने ये पता है क्या कर रहे हैं, मीडियम को बदल दे रहे हैं कि एक को हमने पहले N14 में करा, फिर उसको N15 में डाल देंगे, फिर N15 से 14 में डालेंगे। तो फिर हम देखना चाहते हैं कि जो डीएनए हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें वो चेंज आ रहा है जो हम असल में कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। अब जैसे इसमें देखिए वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स फिर उन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन के साथ भी किया, डिटेक्ट करने के लिए कि जो नया सिंथेसाइज डीएनए है क्रोमोसोम में, परफॉर्म्ड ऑन विशिया फाबा, जो कि आपकी फाबा बीन्स हैं। ये आपका टेलर एंड इनके जो कलीग्स हैं 1958 में इन्होंने ये किया था, और इसी एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया कि जो डीएनए है क्रोमोसोम में वो आपका सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ इतना वो वैसा नहीं है। एक बार इसको ना आप ध्यान से दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ईजी है बहुत। ओके, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।